बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर 190 मिलियन पाउंड केस का गुब्बारा फट गया है। हुकूमत का सारा बयानिया धबड़ धुस हो गया है। एनसीए और मलक रियाज के माबैन जो मुआहदा है वो मंजर आम पर आने के बाद अब हुकूमत और ताकतवर हलकों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। इमरान खान एक मरतबा फिर इस केस के अंदर भी सुरखरू हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर है जिसने तहलका मचा दिया है। कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ 250 यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की खबर है। ये खबर कहां से आई है और बुनियादी तौर पर इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये डिटेल आपके सामने रखनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज एक खताब किया है और उस खताब के अंदर उन्होंने कुछ आम बातें की हैं, वो भी बोले हैं, उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वैसे तो जो कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो चुका है, 26वीं आईनी तरमीम होने से पहले बहुत सारी तवक्कुआत थी। खास तौर पर जब जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे। जिस तरह ये अदलिया को कंप्रोमाइज किया जा रहा है, जिस तरह हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर इस वक्त अपनी मर्जी के जो जजेस हैं उनको आगे लाके तो एक पूरा जो इंसाफ का निजाम है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस अतर मिनल्ला और कुछ और जजेस जो है वो खड़े होंगे। खास तौर पर मखसूस नशिस्तों केस का जो फैसला इन जजेस ने फुल कोर्ट ने दिया उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ, चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान वो सियासी रिश्वत के तौर पर अब मजीद एक्सटेंशन के लिए कोशां है। मजीद उन्होंने खत भी लिखा, वो मंजरेआम पर आ गया है कि चंद टके उनको मजीद मिले जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान की तैनाती नहीं होती। तो कादी फायद ईसा के सरबराही में जो पाकिस्तान के अंदर निजाम जो अदालती निजाम है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। तो उसका जो तसलसल है वो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए नए चीफ जस्टिस की सरबराही में वो सफर जारी है। आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो काजी ही की बाकियात में एक आम तरीन किरदार समझे जाते हैं, उनकी सरबराही में वो भी बगैर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की प्रेजेंटेशन वहां पर वो नजर आती है। तो ये तवक्को थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला कुछ बात ही नहीं कर रहा है, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। एक ऐसा जज जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो एक ऐसी हाई कोर्ट बनाया कि मैं समझता हूं इंसानी हकूक की पामालियों के अंदर जब नून लीग को रिलीफ मिला तो पीटीआई वाले तनकीद कर रहे थे और जब पीटीआई वालों को रिलीफ मिला तो नून लीग वाले इस जज पर तनकीद कर रहे थे। लेकिन ये उस वक्त भी एक प्रिंसिपल स्टांस पे खड़ा था, आज भी प्रिंसिपल स्टांस पे खड़ा है। तो आज उन्होंने एक खताब किया लाहौर में जानवरों के हकूक और माहौलियात के हवाले से। ये एक कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बताया कि भाई हम अदलिया भी इस्तेमाल हुए हैं, जजेस भी इस्तेमाल हुए हैं। वो कहते हैं कि बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर वो कहते हैं कि जियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुंतखब वजीर आजम भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। फिर उन्होंने कहा कि कत्ल किसने किया यानी एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त जियाउल हक की तरफ ये सारा जाता है। फिर वो कहते हैं कि जियाउल हक के दौर में लाहौर के शाही किले में टार्चर सेल्स बनाए गए थे जहां मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नजर रखने वालों पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, लोगों को महीनों अकूबत खानों में रखा जाता था। अब असल में वो समझाना चाहते हैं कि आज भी वही हो रहा है। मैं तो यही समझा हूं, आज भी वही हो रहा है। लेकिन आज चूंकि वो जज है तो वो इस तरह की बात बिटवीन द लाइन्स ही समझा सकते हैं, खुल के वो बात बराह रास्त कर नहीं सकते। अब वहां पे उन्होंने कहा कि ये किया गया और आज भी ज़ाहिर है लोगों को पकड़ के मिसिंग पर्सन बना के यही कुछ इतलात आती हैं। फिर वो कहते हैं जबरी गुमशुदगी और कैदियों के हकूक से मुताल्लिक जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। बहुत से बुनियादी हकूक पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट्स मिलेंगी। बतौर जज मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूं जो किसी का अजीज जबरी गुमशुदा होने पर अहल खाना पर गुजरती है। तो आज भी लोगों को लापता किया जाता है। फिर अतर मिनल्ला साहब ने जानवरों के हकूक की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जानवरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संजीदा इकदाम की जरूरत है। कहा जाता है कि मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। ये भी एक नुक्ता है जिसकी तरफ उन्होंने कहा कि फिर भी जानवरों के हकूक के लिए काम करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने
आतर मिनल्ला साहब ने कि पाकिस्तान में बेहतरीन इस्लामी स्कूल मौजूद हैं, हमें स्कूल के दौर में हकीकत के बरअक्स पढ़ाया जाता रहा, शेर के रहन सहन पर भी जो पढ़ाया गया वो हकीकी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने बताया है कि ज़ियाउल हक के ज़माने में जुल्म होता था, मार्शल लॉ के अदवार में जुल्म ज्यादती होती है, लोगों को उठा लिया जाता था। तो इशारा है कि आज भी लाजमी बात है कि उसी तनादर के अंदर जो है वो बात उन्होंने की है। अब एक खबर ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितना बयानिया बनाया गया, वो रियासत ने बहुत सारा खर्चा किया, बहुत अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए, इश्तिहारात की हड्डी उन टीवी चैनल्स के मालकान को भी डाली गई और फिर साथ ही जो है वो अखबारात के जो ओनर्स हैं उनको भी डाली गई। और लेकिन इसके बावजूद बयानिया नहीं बन पाया, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान इलेक्शन भी जीत गया। और उसकी बुनियादी वजह सोशल मीडिया पर वो बयानिया है जो इमरान खान के साथ अवाम जो है वो खड़ी है। अब एक बात तो आपने सुनी कि मरियम नवाज जो है उनकी कुछ जो यूएई के सदर के साथ एक मुसाफा है, उसको लेके कुछ फेक वीडियोस एडिट करके चलाएगी जो कि काबिल मुजम्मत है। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह है। बेशक वो मुंतकिम मजाज खातून है, बेशक वो एक टिकटाकर के तौर पे नफ्सियाती तौर पर उसका जैसे भी एनालिसिस करें, लेकिन फिर भी कोई वाहियात किस्म की जो वीडियोज हैं किसी भी खवातीन की या मर्द की, वो मेरा ख्याल है काबिल मुजम्मत ही है। उस पर कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। हमें इखलाकियात से उस हद तक कतन गिरना नहीं चाहिए। एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दूसरा इसकी आड़ के अंदर ये शुनीद है। वैसे तो ये खबर जैद गशकोरी साहब ने दी है कि 250 यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। अब इसके अंदर 70 के करीब वो हैं जो बैरून मुल्क हैं और बाकी जो है वो आप समझें कि 100 तकरीबन जो 80 हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान के अंदर जब 180 आएंगे तो उसके अंदर तो हमारे लिए भी गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो उसके बुनियादी वजह कोई ना कोई उसका थंबनेल, कोई ना कोई उसका वीडियो की स्टेटमेंट लेके, लाजमी बात है एस्टैब्लिशमेंट पर भी तनकीद होती है, हुकूमत पर भी तनकीद होती है। और इस वक्त जो बहुत सारे टाउट्स हैं, जिस तरह उनको 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अंदर भेजा गया, लेकिन वो अपना टास्क पूरा नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि अवाम तिया पांचा कर देती है और उनका जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। और एक तो इतना घटिया और गलीज किरदार था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह से मुतल्लक बात कर रहा था। वो कोई ना कोई ऐसा मजहबी उसके अंदर इमरान खान के मुंह से शायद ऐसा लफ्ज निकालवाना चाहता था। इसराइल की भी बात हुई ताकि उसको बुनियाद बना के जो पूरी तवज्जो है वो डाइवर्ट करवाई जाए और वो सरकार के टुकड़ों पे और आम पाकिस्तान की जो टैक्स पेयर है वो 35 रुपए बिल देता है, जबरदस्ती उससे भत्ता लिया जाता है पीटीवी के नाम पर। लेकिन आप देखिए इस तरह के मसखरे लोग जो है वो रखे गए और वो बहरहाल उस गलीज आदमी को वहां से कुछ नहीं मिला। तो अब ये सारे जो किरदार हैं इनसे कुछ बन नहीं पा रहा और अल्टीमेटली जो नजला है वो आज आके उन डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स जो है वो उन पर गिरता है कि ये इमरान खान का बयानिया गिरने नहीं दे रहा है। अब भाई जो भी हो जाए, आप उल्टे भी लटक जाएं तो कम से कम जब तक एस्टैब्लिशमेंट और ये नून लीग पीपल्स पार्टी एक पेज पर रहेंगे, ये एक ऐसा गंद का टोकरा एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है जो अवाम के अंदर नफरत की अलामत है। मैं ये अक्सर बात करता हूं, ये होंगे, इनके साथ जो भी होगा वो नफरत की अलामत बन जाएगा। ये बात अगर एस्टैब्लिशमेंट की समझ में आ जाए तो ये उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है। जरदारियों और शरीफों की बैत ये लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये डंडे के जोर पे इनकी बैत के लिए ये अवाम तैयार नहीं है और इसका फैसला 8 फरवरी को सुना दिया गया है। लेकिन बहरहाल आप नहीं मानना चाहते तो आपकी मर्जी है जी, आप डंडा चलाइए, उठाइए लोगों को। मेरा ख्याल है ये ऐसा इंतकामी जो है वो मजाज नहीं होना चाहिए। तो ये अब इनके क्रैकडाउन के हवाले से जैद गशकोरी साहब उन्होंने एक खबर दी है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर कहा गया जी वो सरकार का पैसा था और वो सरकार जो है उसका पैसा वो हुकूमत को मिलना था, लेकिन वो पैसा जो है वो यहाँ पे जो है वो मलक रियाज के जो जुर्माना है उसके अंदर एडजस्ट कर दिया गया। अब ये बहुत ही गलत बयानी, बहुत ही जो है वो मैं समझता हूं ये सारा कुछ हुआ। एक तो जो जज साहब हैं उन्होंने बगैर बदयांती का मुजाहरा किया है, वो जो फैसला है सारी चीजें वो सामने बताया जा रहा है कि वो लेके नहीं आए। लेकिन इमरान रियाज खान ने भी कहा है कि अब इस केस के गुब्बारे से
احمد نورانی صاحب جو ہے انہوں نے ایک سٹوری دی ہے اور اس پر مطیع اللہ جان نے بھی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بیان کی ہے. 3 صفحات ہے جنہوں نے ساری کہانی کھول کے رکھ دی ہے. صحافی احمد نورانی صاحب کے مطابق این سی اے اور علی ریاض کے بیچ خفیہ معاہدے اور ایک برطانوی عدالتی دستاویزات کے مطابق این سی اے نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی شرط پر ہی غیر منجمد کر کے وہ پاکستان بھیجنے کی اجازت دی تھی. یعنی یہ باقاعدہ اس سیٹلمنٹ جو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی میں ہوئی اور جو ملک ریاض کے بیٹے کے درمیان ہوئی، یہ بنیادی طور پر اس کے اندر شرط یہ تھی کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آپ بھیجیں گے، اور یہ جو آپ کو پاکستان میں جرمانہ ہوا ہے، جو زرداری نے آپ کو اونے پونے زمین دی، حالانکہ کرپشن یہ ہے، زرداری کو دبوچنا چاہیے تھا اس کیس کے اندر کہ تیرے باپ کی جاگیر تھی جو اونے پونے تم نے زمین سندھ کی ملک ریاض کو دی، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جرمانہ دیا، لیکن زرداری آج صدر پاکستان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر جو ہے وہ شریف خاندان سے وہ باقاعدہ پراپرٹی خریدی ملک ریاض نے، اس کو بھی نہیں پوچھا گیا. لیکن اب یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ شرط تھی، چونکہ برطانوی جو عدالت ہے بنیادی طور پر ایک اور مقدمے کے اندر یہ تفصیلات اور یہ معاہدہ منظر عام پر آیا ہے، اور اس کی تفصیلات صحافی احمد نورانی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ یہ سامنے لے کر آئے ہیں، اور پورا جو بیانیہ تھا اور فیصلہ ہے وہ اس نے اڑا کے رکھ دیا ہے. اور جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بتایا، چونکہ ہمارے علم میں ہے کہ آپ کو پر پاکستان کے اندر جرمانہ ہوا ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے، بغیر آپ کی یہ رقم غیر قانونی ہے جس طریقے سے آپ لے کے آئے ہیں، لیکن اس پر ملک ریاض کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکے برطانیہ کے اندر کہ آپ نے کوئی یہ کرپشن کر کے یہ پیسہ جمع کروایا، چونکہ مشکوک ٹرانزیکشن تھی. پھر یہ سیٹلمنٹ ہوئی، اور پھر جب ملک ریاض اور ان کے بیٹے نے اپنا ملٹیپل ویزا اس کو جب ایکسٹینڈ کروانا تھا تو اس موقع پہ وہ ریجیکٹ کر دیا گیا، ریفیوز کر دیا گیا. تو پھر انہوں نے وہاں پہ وزارت داخلہ جو ہے برطانیہ کی، اس کے خلاف ہوم ڈپارٹمنٹ کے خلاف جانا ہوتا ہے، اپیل کرنی ہوتی ہے. جو انہوں نے ویزے کے لیے اپیل کی تو وہاں پہ وہ ساری ڈیٹیل سامنے آئی ہے، جو اب وہ معاہدہ منظر عام پر آیا ہے کہ اس کے اندر یہ شرائط تھی کہ بھئی یہ پیسہ ملک ریاض ہی کا ہے، یہ حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں ہے، لیکن یہ واپس بھیجنا ہے. چونکہ یہ مشکوک ٹرانزیکشن ہے تو اس لیے اب یہ سیٹلمنٹ طے پائی کہ آپ نے اس معاہدے کو خفیہ رکھنا ہے، اور یہ جو ہے وہ سرکار نے جو جرمانہ کیا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. تو پھر وہ اس بنیاد پر ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پیسہ جمع ہوا ہے. عمران خان کا یا ان حکومت کا وہ انہوں نے وہی کیا جو اس کے حوالے سے کہا گیا تھا. یہ ساری جو ڈیٹیل ہے یہ بتاتی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف بغیر یہ انتقام لیا گیا ان سے، الٹا جو ہے زرداری کے خلاف کیس بننا چاہیے تھا، نواز شریف اور اس کے خاندان کے خلاف بننا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ چونکہ ایک انتقام کی سیاست اندھی شروع ہے اور عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے، تو ایسی گراؤنڈ اب آئی ہے. عمران ریاض خان انہوں نے بھی اب یہی بات کی ہے کہ اب احمد نورانی جو ہے ان کی سٹوری کے بعد القادر ٹرسٹ فیصلہ اڑا کے رکھ دیا احمد نورانی کی سٹوری نے، تو اب اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں بچی کہ عمران خان کو یہ ناجائز سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے. پاکستان زندہ باد.